स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 11th समुच्चय का बेसिक देखते हैं। तो पहले है समुच्चय की परिभाषा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित। इसमें सुपरिभाषित शब्द है वो इम्पोर्टेंट शब्द है। सुपरिभाषित का मतलब है किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे एक सप्ताह के दिनों में की संख्या, तो सप्ताह के दिनों में 7 दिन है तो 7 ही रहेंगे, ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। वर्ष में महीनों का समुच्चय, किसी स्कूल विद्यार्थियों का समुच्चय, किसी गांव की जनसंख्या का समुच्चय, ये क्या है? सुपरिभाषित है। और सुपरिभाषित कौन से नहीं है? जैसे विश्व की 11 बेस्ट क्रिकेटर्स का समुच्चय, तो इसमें बेस्ट में का कोई निश्चित हमारे पास पैमाना नहीं है। किसको बेस्ट मानेंगे? कोई सचिन को बेस्ट मानेगा, कोई किसी दूसरे को बेस्ट मानेगा, कोई विराट कोहली को बेस्ट मानेगा। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, 10 जानवरों का संग्रह, तो ये भी सुपरिभाषित नहीं है। मैं आपसे ही लिखवाता हूँ क्लास के अंदर ही, क्लास के सबसे 5 सुंदर बच्चों के नाम लिखो, तो सबके बच्चों की एक जैसी लिस्ट नहीं मिल सकती, सब में अलग अलग नाम मिलेंगे क्योंकि सभी सुंदर हैं। तो इनमें मतभेद है, तो ये समुच्चय नहीं होते हैं। तो समुच्चय को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जिसमें जैसे ए से लेकर के जेड तक कोई भी नंबर से इसमें लिखेंगे। दूसरा है, समुच्चय को हमेशा मजला ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं? हमेशा मजला कोष्टक में लिखा जाता है समुच्चय को। और समुच्चय में जैसे कुछ भी ले लिया मैंने, और 3 नंबर पर है कि इसके अवयव है ना, अवयव वो छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं अल्फ़ाबेट में, और समुच्चय को बड़े कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। किन्हीं 2 अवयवों के बीच में कोमा लगाते हैं। किन्हीं 2 अवयवों को हम कोमा से पृथक करते हैं, कोमा से। चौथी बात यह है कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता, आगे पीछे हम कैसे भी लिख सकते हैं इनको मजदा ब्रैकेट के अंदर। जो 5वीं बात यह है कि कोई भी एलिमेंट होता है इसमें रिपीट नहीं होता है। तो ये 4-5 बातें ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अवयवों को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको मजला ब्रैकेट में लिखा जाता है, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करते हैं, और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट के आगे पीछे हम कैसे भी लिख सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो ये तो थी समुच्चय की कुछ परिभाषा और उसकी कुछ विशेषताएं। आप लिखते हैं समुच्चय निरूपण की विधियां। तो पहली विधि है रोस्टर या सारणी रूप विधि, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे संख्याओं को, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखें तो हम इस तरह से लिख देंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू। और भी कोई समुच्चय लें, जैसे एक्स हमने ले लिया 3, 6, 9, 12, इस तरह से ले लिया ये। तो ये क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। इसको मजला ब्रैकेट में लिखते हैं, कोई एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, और 2 एलिमेंट्स के बीच में कोमा लगाते हैं, और इसको आगे पीछे इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये तो रोस्टर फॉर्म हो गई। अब होती है इसकी दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में क्या है? इन सभी को किसी एक चर से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक चर। जैसे ए सेट में इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, समुच्चय निर्माण। तो इस पूरे को हमने किसके दर्शा दिया? एक्स से निरूपित कर दिया। इस पूरे सेट को एक्स से निरूपित कर दिया, एलिमेंट्स को। फिर एक्स क्या है उसकी एक कॉमन डेफिनेशन दे दो जिससे आज ये आ जाए। तो हम एक्स में ये लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक्स सच दैट एक्स क्या चीज़ है? यहाँ लिखेंगे एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये इस डेफिनेशन में ये कंप्लीट एलिमेंट आ गए। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और ये रोस्टर फॉर्म में इसको समुच्चय निर्माण विधि में इस तरह से लिखेंगे। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन लिया था हमने, ये तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। इन पूरे एलिमेंट्स को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया,
फिर एक्स क्या है उसकी विशेषता दे दे, तो यहाँ लिख देंगे एक्स दैट एक्स इक्वल टू 3n, 3n एक्स क्या है 3n है। अब n की बता देंगे, जहाँ एक्स एन बिलोंग्स टू आर, एन आर से बिलोंग करता है, एंड एन है, एंड एन है जो लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस तरह से ये हो जाएगा। भाई 1 रखेंगे इसके अंदर तो 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 तक है तो 4 तक ले लेंगे इसके अंदर। तो ये थी हमारी समुच्चय निर्माण विधि और ये थी हमारी रोस्टर निर्माण विधि। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या कहा है हमसे, नेक्स्ट टॉपिक में कहा है उसने समुच्चयों के प्रकार बताएंगे। अब हम आपको देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। समुच्चय के प्रकार में एक नंबर है कि रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं इसको। रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है जो शून्य होती है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या खाली करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मजला ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 2 से विभाजित विषम संख्याओं का समुच्चय, 2 से विभाजित विषम संख्याओं का समुच्चय, तो ऐसे विषम संख्या कोई भी 2 से विभाजित नहीं होती है तो रिक्त समुच्चय आ जाएगा। ऐसे और भी हम बहुत से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे हमने एक्स इस तरह से ले लिया, एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और एक्स बिलोंग्स टू एन। तो 4 से बड़ा और 5 से छोटा एक्स बताओ, तो एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 4 से छोटा, 4 5 से छोटा और 4 से बड़ा तो एक भी नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब है एकल समुच्चय, सिंगलटोन सेट। इसको नाम से पता लग रहा है कि इसमें एक अवयव होता है, इसमें अवयव की संख्या क्या होती है, एक होती है, उसको सिंगलटोन या एकल समुच्चय बोलते हैं। जैसे हम इस तरह से ले लेते हैं कि कोई एक सेट इस तरह से ले लें कि समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्याओं में तो देखो इसमें समअभाज्य संख्याओं में 2 एक ऐसा अवयव है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसके अलावा सारे विषम हैं, तो एक तो ये आ गया। और भी एग्जाम्पल बहुत ले सकते हैं हम, जैसे एक्स लेस देन इक्वल टू 7 ले लिया और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ले लिया और एक्स बिलोंग करता है एन से, तो यहाँ देखो 6 एलिमेंट आ जाएगा, तो वो 1 एलिमेंट है। नेक्स्ट है परिमित समुच्चय। नाम से पता लग रहा है परिमित, परिमित का मतलब है कि जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है ना, उसको परिमित समुच्चय कहते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है उसको परिमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण ले लो, जैसे सप्ताह के दिनों का संग्रह, वर्ष के महीनों का समय, स्कूल के विद्यार्थियों का संग्रह, किसी भी कस्बे की गाँव की जनसंख्या का संग्रह, तो ये परिमित समुच्चय हो जाते हैं। इनको हम आराम से काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपरिमित समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, जैसे 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलेगा, होल नंबर्स है, रियल नंबर्स हैं, ये अपरिमित समुच्चय होते हैं। अगला है समान समुच्चय। समान समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या तथ्यतः समान होती है, तथ्यतः यानी एग्जैक्टली सेम होती है। जैसे ए के अंदर ले लिया मैंने, जहाँ ले लिया 2 और 3, और बी सेट के अंदर कोई ले लिया मैंने 3,2 ले लिया। अब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जितने एलिमेंट हैं उतने इसमें होने चाहिए, यही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो एलिमेंट इसमें है ना वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तब जाकर के समान समुच्चय होगा। तो ए इक्वल टू बी देखो समान समुच्चय, इसमें 2 अवयव हैं लेकिन 2 है इसमें और 3 है। तुल्य समुच्चय में पता लग जाएगा अब आपको। इसमें केवल संख्या का ध्यान रखा जाता है। वे 2 समुच्चय जिसमें संख्या समान होती है ना उसको तुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे ए के अंदर ले लिया मैंने 2,3 और बी के अंदर ले लिया मैंने a,b, तो देखो इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, तो ए और बी है ना तुल्य समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट एक सार्वत्रिक समुच्चय को हमने पहले ले लिया, इसको सार्वत्रिक समुच्चय उसको कहते हैं, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन से याद रखने की बात है, कैपिटल एन। अच्छा, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मतलब ये होता है कि मान लीजिए ए सेट इस तरह से है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और बी है 2 3 और सी है कोई 1 4 5, इस तरह से कुछ भी है। तो यदि इन सब के एलिमेंट्स किसी एक सेट के अंदर हो ना तो वह सेट सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। उसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा जैसे 1
आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 आ गया, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। ये सारे एलिमेंट हैं, इसके उपसमुच्चय होते हैं। तो ये था हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। अब है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय में इस तरह से यदि ए समुच्चय है और इसके सभी एलिमेंट बी समुच्चय में भी हैं तो ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी है, तो देखो ए के सभी समुच्चय है ना, सभी अवयव हैं जो बी में भी हैं, तो इसको ए सबसेट बी के रूप से में लिखते हैं इसको। इसके मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगी, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। यदि एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा। नेक्स्ट और बात इंपॉर्टेंट इसमें, यदि ए बराबर बी नहीं है तो इसके अंदर क्या है, जो ए सबसेट बी होता है। इसका मतलब ए बी के बराबर नहीं है तो यहाँ इक्वल साइन नहीं लगाते हैं, तो इसको उचित समुच्चय कहते हैं। इसको उचित, ए है जो बी का उचित समुच्चय है, उचित यानी प्रॉपर सेट है ए बी का, और बी को ए का अधिसमुच्चय बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं, अधिसमुच्चय। जिसमें ए और बी बराबर नहीं है तो ए तो कहलाता है उचित समुच्चय और बी क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। तो ये उपसमुच्चय। एक उपसमुच्चय का उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे ए सेट ले लिया हमने। उपसमुच्चय किस तरह से निकालते हैं, इसमें एलिमेंट 1 2 3 ले लिया इसके, तो देखो तो इसके उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं। उप समुच्चय देखो ये 1 2 3 है ना, ये तो यहाँ तक है एलिमेंट्स है। क्या है ये, एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स के अंदर यदि इनको मजला ब्रैकेट में बंद कर दिया ना अलग करके तो वो सेट हो जाते हैं, समुच्चय हो जाते हैं। तो देखो इसके एक गुणधर्म भी है कि फाई होता है जो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, 1 नंबर। दूसरा 1 है तो और इसको मजला ब्रैकेट में दे दिया तो इसका मतलब समुच्चय हो गया ये। 2 नंबर अब ये सेट है। 3 नंबर अब ये समुच्चय है। अब 2 2 का पेयर लो, 1 2 और 1 3 और 2 3, इस तरह से ये 2 2 के वो ले लिया हमने। अब तीनों को मिला कर लो तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 2 3। ये देखो अब इसमें एलिमेंट्स अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, अवयवों की संख्या जैसे 2 की पावर n से निकालते हैं। देखो 2 की पावर कितनी थी यहाँ, तो 1 2 3 है तो इसका मतलब 8 एलिमेंट होने चाहिए इसमें, तो देखो 8 ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से उपसमुच्चय निकालते हैं। इसमें अवयवों की संख्या भी इस तरह से निकालते हैं। अब है वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्या जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स है, परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, ये सब सेट है होल नंबर्स का, और होल नंबर्स सब सेट है इंटीजर्स का, और इंटीजर्स हैं जो सबसेट हैं रेशनल नंबर्स के सबसेट है। तो इस तरह से ये सबसेट होते हैं। और रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर्स की, और इरेशनल नंबर भी सबसेट है रेशनल नंबर की। ये इस तरह, बट रेशनल नंबर है ना वो सबसेट नहीं है इरेशनल नंबर के। इरेशनल एक होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एप्सिलॉन, नहीं सॉरी ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, इस तरह से। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3 इस तरह से, और यहाँ 1 कोमा इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया मैंने, यहाँ ए और यहाँ 5 और ब्लैंक ए इस तरह। अब देखो 1 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू लगा देंगे, 1 5 इसमें है तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। इसी प्रकार से सेट का होता है। यदि सेट उपसमुच्चय में होता है तो यहाँ ये साइन लगाते हैं, इसका मतलब सबसेट है, इसका मतलब होता है सबसेट है। और ये साइन लगाते हैं तो इसका मतलब है सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट है ना, नॉट सबसेट होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना बेसिक के अंदर।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। तो देखो पहला है संवर्त अंतराल या बंद अंतराल। जैसे मैं ये लेता हूं ए कोमा बी, यहां बड़ा ब्रैकेट, तो इसका मतलब हो जाएगा ए कोमा बी अंतराल रूप में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स बिलोंग नहीं सॉरी इसको यूं लिखेंगे, कोई एक्स एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स एलिमेंट है, वो लेस देन इक्वल टू बी है और ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। तो इस तरह से इसको लिखते हैं, यहाँ इक्वल साइन भी लगाते हैं। इसको नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर। जैसे ये नंबर ले लिया मैंने 3, यहाँ को ले लिया 3 नंबर, और यहाँ ले लिया मैंने 6 नंबर, और यानी यहाँ से एक ब्रैकेट लगाते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं और डार्क कर देते हैं इसको इस तरह से। इसका मतलब है कि इस नंबर लाइन पर 3 भी शामिल है और 6 भी शामिल है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x हमारे पास लेस देन इक्वल टू 6 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। इसको इस तरह से लिखते हैं a कोमा b, छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी x है जो लेस देन b है और ग्रेटर देन a है। इसको नंबर लाइन पर इस तरह से लेते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, a पॉइंट है और यहाँ b पॉइंट है, यहाँ तो यहाँ a है और यहाँ b। तो इसका मतलब है कि ये और b है जो शामिल नहीं, एक होलो ब्रैकेट होता है खाली, है ना। तो यहाँ इस तरह से हम ऐसे लिखेंगे x लेस देन b और ग्रेटर देन a, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में है अर्ध खुला अंतराल। अर्ध खुला अंतराल के अंदर क्या होता है, जैसे a कोमा b है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो x है ना वो यहाँ खुला है, छोटा ब्रैकेट है, यहाँ छोटा ब्रैकेट, x लेस देन इक्वल टू b है और ग्रेटर देन a है। इसको नंबर लाइन पर इस तरह से लेते हैं हम। यहाँ a है, ये तो होलो ब्रैकेट रहेगा, यहाँ a पॉइंट है, और यहाँ b है तो ये डार्क रहेगा, इसको डार्क कर देंगे, डार्क, ये b। तो इसका ये मतलब हुआ कि x है जो लेस देन इक्वल टू b है और ग्रेटर देन a है, यानी a इसमें शामिल नहीं है, b शामिल है। अर्धबंद अंतराल का मतलब है जैसे a कोमा b ले लें, b छोटा और ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसका मतलब है x लेस देन b है, ग्रेटर देन इक्वल टू a है। इसको नंबर लाइन पर इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ a पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ हमने b पॉइंट ले लिया, ये होलो ब्रैकेट है, इसको हम डार्क कर देंगे, डार्क, यूँ डार्क कर देंगे। तो ये तो a है और ये b है। अब यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं इसको x लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसका मतलब है कि इसमें a शामिल है लेकिन b शामिल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है घात समुच्चय या पावर सेट बोलते हैं इसको। देखो घात समुच्चय या पावर सेट है ना, कोई सेट a है, a, तो a के जो उप समुच्चयों का समुच्चय होता है ना उसको पावर सेट बोलते हैं। जैसे a सेट है तो इसको हम P ऑफ a, ये इसका मतलब पावर सेट हो गया। इसको उदाहरणों समझाएंगे अभी। इसकी अवयवों की संख्या होती है ना, वो भी क्या होती है, 2 की पावर n ही होती है, अवयवों की संख्या 2 की पावर। उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मैं a सेट ले लिया मैंने और इसमें एलिमेंट है मेरे पास में 1 2 और 3 ले लेता हूँ। अब पहले इसके उप समुच्चय निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उप समुच्चय। तो यहां से 5 मिलेगा, कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 1 कोमा 2 1 कोमा 3 और 2 कोमा 3 और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास में 1 2 3, ये आ गया। ये तो उप समुच्चय है। और यदि उप समुच्चयों को ही किसी ब्रैकेट के अंदर, मजला ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं ना, उप समुच्चयों को ही मजला ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो क्या कहलाता है? वो घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ये ए सेट था, तो हम दोबारा देखेंगे किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के संग्रह को
उप समुच्चयों के भी संग्रह को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 2 की पावर n। तो देखो 2 और n में 3 एलिमेंट है तो 3, तो यहाँ बराबर में 8 हो गए, तो 8 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से ये पावर सेट है। नेक्स्ट है समुच्चयों पर ऑपरेशन, समुच्चयों पर संक्रियाएं, किस तरह से संक्रियाएं करते हैं, इसके अंदर क्या क्या संक्रियाएं होती हैं। पहला है समुच्चयों का सम्मिलन, या इसको यूनियन ऑफ द सेट बोलते हैं। इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना स्मॉल यू, जैसे ए और स्मॉल यू बी, इसका मतलब ए के और बी के अवयवों का सम्मिलन है, ये सम्मिलन है। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिखते हैं प्रतीकात्मक रूप में, इस तरह से लिखते हैं जैसे ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट शब्द और, इसको याद रखना, और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे तब ये का डेफिनेशन काम आएंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम, जैसे ए के अंदर ले लिया मैंने 1 2 3, और बी में ले लिया मैंने 2 4 6, इस तरह से ले लिया। अब ए यूनियन बी करेंगे, यानी ए का और बी के अवयवों को मिलाकर लिखेंगे। तो मिलाकर लिखने का ये मतलब है, जैसे 1 2 3 1 2 3, अब 2 यहाँ भी था, बट इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, कि समुच्चय की परिभाषा से हमको पता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब हम इसके गुणधर्म देखेंगे। तो गुणधर्म देखते हैं कि समुच्चय में जो सम्मिलन संक्रिया है ना, उसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से ये देखते हैं, जैसे ए यूनियन बी है, पहला होता है कम्यूटेटिव, यानी उसको बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता गुणधर्म के अनुसार क्या होता है, ए का यूनियन बी से करें, चाहे बी का यूनियन ए से करें, एक ही बात होती है। आप इसके उदाहरण लेकर देख सकते हो। उदाहरण के अंदर जैसे मान ली ए में एलिमेंट ले लो और बी में एलिमेंट ले लो, ये ले लिया हमने, ये ले लिया है। अब मैं चाहे बी यूनियन ए करूँगा तो भी मेरे पास में यही आएगा। तो ये क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। इसके अलावा एक होता है सहचर्य गुण, दूसरा नंबर क्या होता है, सहचर्य गुण, सहचर्य गुण गुण सहचर्य गुणधर्म के अंदर क्या होता है, जैसे अलग से ले लेता हूं मैं इस तरह से सहचर्य गुणधर्म को। जैसे मैंने ए बी और सी ले लिया, तो पहले या तो ए बी का यूनियन करके सी से यूनियन करो, या बी का और सी से यूनियन करने के बाद में फिर ए का यूनियन करो। तो ये क्या कहलाता है, सहचर्य गुणधर्म कहलाता है, सहचर्य गुणधर्म। तो इसको हम ऐसे तरह से लिख सकते हैं, ये ए यूनियन बी फिर यूनियन सी कर देंगे, या हम ऐसे भी कर सकते थे, बी का सी का यूनियन पहले लिख सकते थे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये देखो, चाहे बी को और सी को पहले मिलाओ, चाहे ए को और बी को मिलाकर सी से करो, चाहे ए से वो करो, यूनियन करो, दोनों सेम आएंगे। तो इसको बोलते हम सहचर्य गुणधर्म। नेक्स्ट गुणधर्म होता है तत्समक नियम, या फाई का नियम है। जैसे 3 नंबर पर ए का यूनियन करते हैं हम फाई से करते हैं, फाई से। तो हम जानते हैं फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, ए यूनियन, ये तो देखो नल सेट होता है, फाई कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो इसका यूनियन करते हैं तो ऑलवेज ए आता है। तो फाई क्या है, इसके लिए तत्समक अवयव है, यूनियन के लिए, ए के यूनियन के लिए तत्समक अवयव है। अब हम लेते हैं, अगला है आइडेम्पोटेंट बोलते हैं, जिसको वर्ग सम नियम, जिसको जैसे ए यूनियन ए करें तो हम जानते हैं जैसे ए के अंदर जैसे 1 2 3 है, और इसका 1 2 3 से ही यूनियन करते हैं, तो हम जानते हैं कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो दोबारा से 1 2 3 आ जाएंगे। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ही लिख सकते हैं। ए यूनियन ए ऑलवेज क्या होता है, ए ही होता है। नेक्स्ट है एक यू का नियम और है, जैसे मान ले ए यूनियन कैपिटल यू, देखो कैपिटल यू, तो कैपिटल यू के अंदर है बड़ा समुच्चय ये है, तो छोटे को और बड़े को मिलाकर लिखेंगे तो हमेशा बड़ा समुच्चय मिलेगा अपने को। तो ये यू का नियम है। तो ये तो थे इसके गुण धर्म थे। अब हम
नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। समुच्चय का, तो इसको देखो उल्टे यू से निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए ए सेट है और इंटरसेक्शन बी है, तो इसका मतलब है ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं। इसको प्रतीकात्मक रूप में इस तरह से लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, एंड लगाएंगे यहाँ, एंड या और लगा दो हिंदी में, एंड ये इंपॉर्टेंट शब्द, एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में। भाई देखो ना डेफिनेशन में ए में और बी में इंटरसेक्शन है तो दोनों में एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ए में होगा और बी में भी होगा, और तथा लिखो या और बी में भी होगा। ये मिसलेनियस करेंगे तब बहुत काम आएंगे ये। अब उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे इसके उदाहरण लेता हूँ मैं। जैसे मैंने ए में ले लिया, मैंने 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लिए, और बी के अंदर ले लिया मैंने 2 4 6 ले लिए। अब वो कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन बी से करो, तो ए का इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए में और बी में जो भी एलिमेंट कॉमन होते हैं ना, तो वो लेंगे हम, 2 और 4 लेंगे। तो देखो इसकी डेफिनेशन से मैच करो। इसमें जो एक्स एलिमेंट है ए में भी है और बी में भी है, तो देखो इसमें भी है, ये रहा, और इसमें भी है, तो ये है। अब इसके हम गुणधर्म देखते हैं। गुणधर्म में 1 नंबर पर होता है क्रम विनिमयता। नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का मतलब है ए का इंटरसेक्शन बी से करो या बी का इंटरसेक्शन ए से करो, दोनों सेम ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। नेक्स्ट है साहचर्यता। 2 नंबर पर है साहचर्यता। साहचर्यता में ए इंटरसेक्शन बी करके फिर इंटरसेक्शन सी करो, या ए इंटरसेक्शन बी का और सी का इंटरसेक्शन पहले करो, बात एक ही आएगी। नेक्स्ट है 3 नंबर, फाई का इंटरसेक्शन ए से करेंगे। देखो फाई का मतलब होता है बिल्कुल ही नल सेट, और इंटरसेक्शन ए, तो इसका मतलब इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास में क्या आएगा, फाई आंसर आ जाएगा। 4 नंबर पर लेंगे, जैसे हम ए का इंटरसेक्शन करेंगे कैपिटल यू से यानी सार्वत्रिक समुच्चय से, तो हमारे को इसमें छोटे वाला एलिमेंट मिलेगा, यानी ए इसका आंसर आ जाएगा, ए ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और है इसके अंदर, यानी वितरण नियम। 5 नंबर पर है, जैसे ए और हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं बी यूनियन सी से, बी यूनियन सी से। देखो यहाँ डिफरेंट साइन है, यहाँ डिफरेंट साइन है, तो जैसे हम इस तरह से लिखते हैं ना, जैसे ए इस तरह लिख देता हूँ, ए गुणा बी प्लस सी, तो हम क्या करते हैं पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी प्रकार से इसको और इसका इंटरसेक्शन करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर हम ये साइन लगाते हैं बीच वाला, जैसे ए बी प्लस में ए सी, ऐसे। तो हम ये बीच वाला साइन, इनका मल्टीप्लाई करने पर ये बीच वाला साइन यूनियन लगाओ, यूनियन, फिर ए को सी से इंटरसेक्शन करो, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये थे इसके गुणधर्म। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर हम देखते हैं, जैसे ए माइनस बी है, डिफरेंस का ए में बी का जो अंतर क्या है, अंतर का मतलब जो एलिमेंट ए में है जो बी में नहीं होगा, बी के एलिमेंट्स को ए से निकाल देंगे। बी माइनस ए है तो बी में से ए के एलिमेंट्स को निकाल देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मतलब है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और इसका मतलब क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा बी में एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो जैसे ए में मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 और बी सेट के अंदर ले लिया मैंने 2 4 5 6 ऐसे ले लिया कुछ भी। अब ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से जो कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनको हटा दो बी के एलिमेंट्स को। तो देखो बी के एक तो 2 आ रहा है, देखो इसमें भी है, एक 4 आ रहा है, ये देखो 4, एक 5 आ रहा है, तो ये हटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 4 5 को हटा दिया और 3 बच जाएगा, 1 3 बच जाएगा। इसका वेन डायग्राम भी देख सकते हो आप। वेन डायग्राम इस तरह से होता है, जैसे
ये देखो, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो यानी ए में से बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उनको सबको हटाना है, इनको सबको हटा देंगे यहाँ से। तो ये जो बचा हुआ है ना, ये डार्क, ये इतना इतना पार्ट है ना, वो ए माइनस बी कहलाता है, ए माइनस बी कहलाता है। नेक्स्ट है असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट। नाम से पता लग रहा है वे समुच्चय, दो या दो से ज़्यादा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव कॉमन नहीं होता है ना, उसको असंयुक्त कहते हैं। ये इसके अंदर कॉमन एलिमेंट 5 होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे ए के अंदर ले लेता हूँ मैं, जैसे 1 और 2 ले लिया, और बी के अंदर ले लिया मैंने 3 और 4 ले लिया। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ, ए इंटरसेक्शन, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है ना, जो 5 आता है इसमें कुछ भी नहीं है कॉमन, है ना। तो और ये इसमें ये भी देख सकते हो, जैसे वेन डायग्राम में देखो, ये यानी इतने इतने पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं कि बी माइनस ए, और इस पार्ट को बोलते हैं हम ए माइनस बी। ये पूरा यू है। तो देखो इसमें से ए माइनस बी में ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये आपस में डिसजॉइंट सेट है। देखो कोई भी एलिमेंट किसी के में नहीं है। देखो ए माइनस बी में इतना है, बी माइनस ए में इतना ही है, और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर केवल इतना है इन दोनों का। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में डिसजॉइंट पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, समुच्चय का पूरक और उसके गुणधर्म। समुच्चय का पूरक देखते हैं और उसके गुणधर्म। नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चयों का पूरक। तो समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, ये जैसे ए डैश से निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए, जिसको ये डैश का मतलब है कैपिटल यू है ना, यू, उसमें से एक को हटा देंगे, ए में से ए निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए ए के अंदर हमने ले लिए, इसके अंदर 1 2 3 इस तरह से ले लिए, और यू कैपिटल यू है, इसके अंदर हैं 1 2 3 4 5। तो ए डैश का मतलब ये हुआ कि यू में जितने भी एलिमेंट है ना, उनमें से ए के एलिमेंट्स को हटाना है, निकालना है। तो यू में आ रहा है हमारे पास में 1 2 3 4 5, और ए में आ रहा है क्या हमारे पास 1 2 और 3। तो ए माइनस बी करेंगे तो 3 एलिमेंट्स इसका निकाल दो, तो यहाँ 4,5 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके कुछ देखते हैं हम गुणधर्म। गुणधर्म के अंदर है, पहला है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लेता हूँ पूरक नियम। क्या नियम है, उसको बोलते हैं पूरक नियम। पूरक नियम, पूरक नियम के अंदर जैसे आप ए यूनियन ए डैश करेंगे तो वापस आपको यू ही मिल जाएगा, यू। 2 नंबर पर अभी चेक कराते हैं, आपको ए इंटरसेक्शन ए डैश करते हैं तो भी हमको 5 मिलेगा। देखो ये था हमारे पास, ए था ये, और ए डैश था ये 4 5, इसका और इसका यूनियन करते हैं तो वही 1 2 3 4 5 मिलेगा, यानी यू मिल जाएगा। अब इसका यानी 1 2 3 और ए डैश का ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें 5 आ जाएगा। ये तो था पूरक नियम। अब है डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं, जिसको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका डी मॉर्गन लॉ। उसका वेन डायग्राम का अलग से वीडियो बनाया गया है, तो उसको अलग से देखना। डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम का मतलब ये है कि जैसे ए यूनियन बी और इसका होल डैश करते हो ना आप, तो इस डैश को ए पर भी लगाओ और बी पर भी लगाओ, और इस साइन को चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब जिस करके भी देख लो, भले ए का और बी का यूनियन करो और फिर डैश करो, या ए का डैश करो और पहले बी का डैश करो और फिर दोनों का इंटरसेक्शन करो, तो दोनों सेम आएंगे। नेक्स्ट इसमें है, सेकंड नंबर पर है, ये फर्स्ट था तो सेकंड इस पर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का डैश करेंगे तो इस साइन को दोनों पर लगाएंगे और इस साइन को चेंज कर देंगे, तो यहाँ ए डैश इंटरसेक्शन का यूनियन कर देंगे बी डैश। इसको डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं, डी मॉर्गन। एक होता है 3 नंबर पर द्विपूरक नियम, द्विपूरक नियम, पूरक नियम। द्विपूरक नियम का अंदर जैसे ए डैश है और इसका दोबारा से डैश करते हैं तो वापस ए ही मिलेगा। देखो आप, जैसे हमारे पास ए था 1 2 3 और इसका
डैश किया अपन ने तो 4 5 मिला। अब इसका डैश फिर से करेंगे तो 4 5 को इसमें से हटा देंगे तो 1 2 3 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ए मिल जाएगा इसके अंदर, ये है। दूसरा एक चौथा नंबर पर एक 5 का नियम है। जैसे 5 है, इसका डैश करेंगे तो हमको यू ही मिलेगा, कैपिटल यू मिलेगा। क्यों मिलेगा देखो, जैसे यू ये था और 5 का मतलब है कि ये नल सेट। अच्छा, अब 5 में नल सेट में इसका 5 डैश का मतलब ये होता है कि 5 डैश का मतलब यू में से 5 कम करना। तो यू 1 2 3 4 5 है, इसमें से कोई एलिमेंट कम ही नहीं करेंगे तो 1 2 3 4 5 ही बचेंगे, तो ये यू ही बचेगा। 5 डैश का मतलब यू ही बचेगा इसमें। और नेक्स्ट है कि 5 नंबर पर जैसे यू डैश निकालेंगे तो यू डैश का मतलब है यू में से अपन वापस यू ही निकालेंगे तो ये वापस में 5 मिल जाएगा हमको। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। जैसे अभी आपके सामने ये था, यू था, ये 1 2 3 और यू डैश करना है तो कहने का मतलब यू में से यू ही घटाना है मेरे को, इसमें से ये घटाना है तो कुछ भी एलिमेंट नहीं बचेगा, 5 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब आपके एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, आप इजीली सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।